अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं ऐसी दो शेंजन कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे सबको पता है शेंजन यूरोप में आता है और अगर आपको एक मुल्क का भी वीज़ा मिल जाए तो आप 29 की 9 कंट्रीज़ को फिर सकते हैं। और ये जो कंट्रीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। अपॉइंटमेंट आपको इजी मिल जाएगी, रिजेक्शन के चांसेस कम है। तो मोस्टली पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो यही आती है, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो वीज़ा की जो रिजेक्शन रेट है वो हाई होती है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स दिखाए थे सारे के सारे, किस मुल्क ने कितने वीज़ाज़ को इशू किया, लेकिन उनके अंदर ये दो कंट्रीज़ शामिल नहीं थी। रीज़न क्या है कि इन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अगर इनकी एम्बेसीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है तो आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, आपने पाकिस्तान में रहते हुए ही अप्लाई करना है। और थर्ड कंट्री जो इसके बिहाफ पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगी और वही आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगी। मैं बात कर रहा हूँ लिथुआनिया की और एस्टोनिया की। इनकी एम्बेसीज़ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है तो हंगरी एम्बेसी इसको डील करती है। आप हंगरी एम्बेसी के अंदर अपनी वीज़ा फाइल्स को सबमिट करवा सकते हैं एस्टोनिया और लिथुआनिया के लिए। आपने करना क्या होता है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम दिया हुआ है और एक इन्होंने ईमेल एड्रेस रखा हुआ है जहाँ पे जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वीज़ा एप्लीकेशन कह रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और विद इन 1 मंथ टू 1.5 मंथ, 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट लेने में अगर किसी को इशू हो डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर लें, मैं अपॉइंटमेंट आपके बिहाफ पे अप्लाई कर दूंगा। पहला मसला सॉल्व हो गया। दूसरा मसला, सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, दूसरा मसला भी हमारा सॉल्व हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं चेकलिस्ट इनकी ओपन कर लेता हूँ। चेकलिस्ट के अंदर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वैलिड पासपोर्ट, 2 तस्वीरें आपको चाहिए, टिकट हो गया, होटल बुकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, कवर लेटर। कवर लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कवर लेटर के अंदर आपने डिक्लेरेशन देनी होती है शॉर्ट के अंदर कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और आपका ट्रैवल प्लान क्या है, उसकी ट्रैवल इटनरी क्या है। चाहे तो आप कवर लेटर के साथ लगा सकते हैं, नहीं तो ये छोटा सा एक कवर लेटर बना के उसके साथ में आप लिख सकते हैं कि जो ट्रैवल इटनरी है वो अटैच है, और एक सेपरेट पेज के ऊपर आप डे बाय डे इटनरी भी बना सकते हैं। तो छोटा सा मुल्क है, आप एस्टोनिया कर लें या लिथुआनिया कर लें, तो इसकी ट्रैवल इटनरी भी आप बहुत छोटी ही बनाते हैं। ट्रैवल इटनरी बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो तो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। ट्रैवल इटनरी के बारे में भी मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ये कैसे बनाई जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक हो गया, ट्रैवल इटनरी वाला भी काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, वो लाजमी चाहिए और लास्ट 6 मंथ की चाहिए। 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी देनी है और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर देना है। इसके अलावा एनटीएन हो गया, एफबीआर के डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक टैक्स रिटर्न जो है वो आपको लास्ट 2 ईयर की चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो फिर आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए, और साथ में आपके एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चाहिए। एनओसी चाहिए जिसको आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर लिख के देगा कि ये बंदा इस पर्पज़ के लिए इतने दिनों के लिए यहाँ इस कंट्री के अंदर जा रहा है और इसके जाने पे हमें कोई एतराज़ नहीं। इसकी लीव्स जो हैं, इसकी जो छुट्टियां हैं वो सैंक्शन हो चुकी हैं इस डेट से इस डेट तक, और इस डेट को इसने आके हमें रिपोर्ट करना। तो ये सिंपल सा एक एनओसी बनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको एफआरसी चाहिए और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस क्या है? लाइक आपका जो सीएनआईसी आईडी कार्ड होता है वही आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है। इसके बाद अगर बात करूं तो फ़ीस आप लोगों को पता है सारे जितने भी शेंजन्स हैं सब के अंदर एक ही फ़ीस है, लाइक 80 यूरो। और अगर मैं बात करूं अपील की, हाँ इसमें अपील का राइट आपको ये देते हैं।
तो आपके पास दो चांसेस होते हैं। एक फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्लाई किया, खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाए तो आप अपील में जा सकते हैं और अपील में जाके आप उसकी जो भी उन्होंने आपको एतराज़ात लगाए हैं उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो कोई मसला नहीं, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर लें। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी। रिजेक्टेड केस मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको विन भी करता हूं। और मेरी ईमेल के अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी हुई है जिसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने जाऊं तो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो फिर किसी दिन मैं आपको उसकी पूरी स्क्रीनशॉट आपके ईमेलों की अपनी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर ये सारी की सारी अप्रूवल आई हैं। तो रिफ्यूज़ अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उस पर अपील बना सकते हैं, एतराज़ात हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इशू ये है कि ये जो अपील है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती आपकी, इसके वो चार्जेस आपसे लेते हैं। और जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल लिखी हुई है उसके मुताबिक आपने 8 दिन के अंदर अंदर अपील कर ली होती है। अब ये 8 दिन से मुराद जिस दिन आपको लेटर मिला है वो दिन नहीं, जिस दिन आपका रिफ्यूज़ल लेटर इशू हुआ है। रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर एक डेट होती है, ठीक है। नॉर्मली ये वेरी नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है, तो एक दिन तो आपका वैसे ज़ाया हो जाता है। 7 दिन आपके पास होते हैं अपील करने के लिए। अब इन 7 दिनों में छुट्टियां शामिल नहीं है, कोई भी सरकारी छुट्टी आती है तो वो शामिल नहीं है। इसके अलावा 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप इसकी अपील कर सकते हैं। और इसका जो नॉर्मल अपील का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर है, वो 15 दिन का है। और जो वीज़ा का डिसीजन आने का है वो भी आलमोस्ट 15 दिन का ही है। तो जब आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो 15 दिन के अंदर, और ये 15 डेज़ का मतलब वर्किंग डेज़ ही है। खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपने क्या करना है, अपील करनी है विदिन 7 डेज़, और उसमें भी आपके पास 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।